मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ट्रेसिंग का मतलब पता करना, चेंजेस का मतलब जो बदलाव हुए हैं 1000 साल तक, यानी कि इस चैप्टर का नाम है कि 1000 साल तक जो बदलाव हुए हैं इतिहास में उसके बारे में पता करना। चैप्टर शुरू करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। दो मैप दिए गए हैं आपके, एक पहले पेज पे एक सेकंड पेज पे। ये दोनों मैप वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रिस। ये दोनों मैप 1154 CE में बनाए गए हैं। किसके द्वारा? एक अरब के रहने वाले जोग्राफर थे, यानी कि भूगोलकर्ता थे, जिनका नाम था अल इद्रिसी। उनका नाम था अल इद्रिसी। और कब बनाए गए थे ये? 1154 में। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। और जो ये पहला जो मैप है इसमें जो सेक्शन दिया गया है, यानी कि पूरा जो मैप दिया गया है, इसमें किस चीज़ की डिटेल दी गई है? इस मैप में विस्तार से बताया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का ये मैप है। और ये एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो बड़ा मैप विश्व का बनाया था अल इद्रिसी ने, उसमें से ये एक छोटा हिस्सा लिया गया है और ये मैप दिखाया गया है भारतीय उपमहाद्वीप का। ऐसे ही मैप सेकंड वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। और मैप सेकंड जो है, तो दूसरे पेज पे दिया गया है, वो 1720 में बनाया गया था। किसके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। फ्रेंच का मतलब फ्रांस के रहने वाले एक कार्टोग्राफर के द्वारा। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर वो लोग होते हैं जो मैप बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। और ये जो दोनों मैप हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, बावजूद इसके कि ये दोनों मैप एक ही एरिया के हैं, यानी कि दोनों ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हैं। इन अल इद्रिसी मैप, अगर आप अल इद्रिसी मैप को देखोगे, यानी कि जो पेज नंबर 1 पर है मैप, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। इसमें दक्षिण भारत उस जगह पर दिखाया गया है जहाँ पर नॉर्थ इंडिया है, यानी कि उत्तर भारत है। एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। और श्रीलंका को एक द्वीप के रूप में दिखाया गया है जो भारत के ऊपर दिखाया गया है। प्लेसेस एंड नेम्ड आर मार्क्ड इन अरेबिक। और इसमें जितनी भी जगहें हैं, उनके जितने भी प्लेस हैं मैप में देखो, ये अरेबिक भाषा में उनके नाम लिखे गए हैं। इसी तरीके से एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। और कुछ उत्तर प्रदेश में जगहें दिखाई गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जगह दिखाई गई है एक जिसका नाम लिखा है कन्नौज, और मैप में इसको कनौज बोला गया है, KANNAUJ, कनौज। मैप सेकंड वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। और ये जो मैप सेकंड है पेज नंबर 2 पे, वो करीब करीब 600 साल बाद बना है मैप सेकंड के। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली। और इन 600 साल के बीच में समय के अनुसार जो सूचनाएं हैं सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की, वो बदल भी गई थी। अब ये जो सेकंड पेज पे जो मैप है, दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। ये जो मैप है ये हमें कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। द कोस्टल एरियाज, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं,
आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, इनको बहुत ही रोचक तरीके से, अद्भुत तरीके से, डिटेल तरीके से बताया गया है, यानी कि विस्तार से इन्हें बताया गया है। द मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स, और ये जो मैप है ये यूरोपियन सेलर्स यानी कि यूरोप के वो नाविक लोग जो नाव के द्वारा व्यापार किया करते थे, उनके द्वारा ये मैप इस्तेमाल किया गया है, और यूरोपियन मर्चेंट्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यूरोप के वो लोग जो समुद्र के रास्ते व्यापार किया करते थे, यात्राएं किया करते थे, उनके द्वारा ये मैप इस्तेमाल किया जाता था। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट, और इतना ही ज़रूरी ये तथ्य भी है, दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स, और इन दोनों मैप को देखकर ये लगता है कि जो विज्ञान था कार्टोग्राफी का, यानी कि मैप बनाने का ये जो कला थी, वो दोनों ही समय में अलग अलग थी। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced। और जब जो इतिहासकार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, यानी कि पुराने दस्तावेज पढ़े, मैप पढ़े, और कुछ ही लिखी हुई चीज़ें पढ़ी पुराने समय की, यानी कि इतिहास की, they have to be sensitive, उन्हें ही बहुत ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें लिखी गई थी, अलग अलग मैप थे, अलग अलग समय के, अलग अलग कागज़ थे, उनका डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यानी कि वो अलग अलग समय में हुए थे और उनका इतिहास अलग अलग था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। चैप्टर की हेडिंग है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू का मतलब नया और ओल्ड का मतलब पुरानी टर्मिनोलॉजी, यानी कि टर्म्स। ये वर्ड बना है टर्म्स से, टर्म्स का मतलब होता है वर्ड्स। पुराने समय में और नए समय में कुछ वर्ड ऐसे भी थे जिनका अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग मतलब निकाला गया। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? जैसे कि सूचना जो है समय के अनुसार बदल गई, समय दर समय अलग अलग सूचना हमें मिली, तो इसी तरह अलग अलग समय में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल भी हुआ और अलग अलग मतलब भी अलग अलग शब्दों के निकाले गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज, और ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड हमारे पास हैं या रखे हैं वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में वो हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और ये भाषाएं साल दर साल बदल गई हैं। जैसे कि मेडिवल पर्शियन, एक भाषा है पर्शियन जो ईरान में बोली जाती है। मेडिवल जो पर्शियन है वो मेडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवल पर्शियन है यानी कि पुरानी पर्शियन भाषा है वो एक अब की आधुनिक पर्शियन भाषा से बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, और इस भाषा में जो बदलाव है वो सिर्फ व्याकरण का और शब्दकोश का नहीं है, शब्दों का ही नहीं है। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दकोश। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, शब्दों का मतलब भी समय के अनुसार बदल गया है। जैसे कि टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे कि एक शब्द हम ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज अगर हम इस शब्द का मतलब समझें तो इसका मतलब इंडिया है, द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो एक आधुनिक देश है। When the term was used in the 13th century by मिनाज सिराज, और ये जब शब्द इस्तेमाल किया गया था मिनाज सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में, अ क्रॉनिकल हु रॉट इन पर्शियन ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा,
एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। और जब मिनाज ई सिराज जो एक कौन थे, राइटर थे जो पर्शियन भाषा में लिखते थे, क्रॉनिकल थे यानी कि राइटर थे जो पर्शियन भाषा में लिखते थे, जब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान का, तो उनका मतलब था पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और वो क्षेत्र जो गंगा और यमुना नदी के बीच में पड़ता है। इन क्षेत्रों के लिए इन्होंने ये पहली बार शब्द इस्तेमाल किया था, हिंदुस्तान। He used the term in a political sense for lands that were part of the dominions of the Delhi Sultan। और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल सेंस का मतलब राजनीतिक समझ के हिसाब से, उन ज़मीनों के लिए जो उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अंडर में जो ज़मीनें आती थी, उस ज़मीनों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था। यानी कि दिल्ली के सुल्तान की सल्तनत के बारे में बताने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था मिनाज सिराज ने, और शब्द था हिंदुस्तान। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंड ऑफ द सल्तनत। और ये जो एरिया था जो हिंदुस्तान शब्द के द्वारा बताया गया था, ये बढ़ गया कैसे, जैसे जैसे सल्तनत आगे बढ़ी। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में कभी भी दक्षिण भारत का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि दक्षिण भारत को हिंदुस्तान शब्द में कभी नहीं लिया गया। कहने का मतलब ये है कि मिनाज सिराज ने दिल्ली के सुल्तान के कब्ज़े वाली ज़मीन के बारे में बताने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब था कि वो ज़मीनें जो दिल्ली सुल्तान के कब्ज़े में आती थी, और जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान की ज़मीनें और बढ़ी, उसने लड़ाई करके और ज़मीनें अपने कब्ज़े में ली, तो हिंदुस्तान शब्द का और भी विस्तार हो गया। लेकिन दक्षिण भारत को कभी भी इस शब्द में इंक्लूड नहीं किया गया। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। और इसके ही उलट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल उल्टा, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया भूगोल के बारे में बताने के लिए, पेड़ पौधों के बारे में बताने के लिए और संस्कृति के बारे में बताने के लिए उन लोगों की जो रहते थे भारतीय उपमहाद्वीप में। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के भूगोल के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में और उस जगह के पेड़ पौधों के बारे में बताने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसे कि हम देखेंगे इस चैप्टर के बाद में, दिस वॉज somewhat similar to the way the 14th century poet अमीर खुसरो used the word हिंद। और हम इस चैप्टर के बाद में देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है जैसे कि 14वीं शताब्दी के जो एक पोएट थे, यानी कि कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। हिंद शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। While the idea of a geographical and cultural identity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it। जैसे कि भूगोल के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से इंडिया एक देश है, लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है वो जब भी इस्तेमाल किया गया उसका कोई भी राजनीतिक या राष्ट्रीय मतलब नहीं निकला, जिससे कि हम उसको आज के जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदुस्तान शब्द को हम आज के टाइम पे सोचते हैं कि इंडिया देश को हिंदुस्तान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान शब्द बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग समय में इसके अलग अलग मीनिंग हुए। मिनाज सिराज ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के बारे में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की संस्कृति, भूगोल और वहाँ के भूगोलीय संरचना के बारे में शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन हम हिंदुस्तान शब्द को भारत से जोड़ते हैं कि भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं